Hello 9th class students. In the previous video we have studied about the valency of the atom. Now we will continue the chapter and study some more features, more facts about the atom. Let's revise first of all what exactly the valency that we have studied and then we will continue. बच्चों हमने देखा था कि जो वैलेंसी होती है वो किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की जो कैपेसिटी होती है, या तो अगर कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होना चाहता है या कंबाइन होता है तो वो या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसको देगा या कुछ इलेक्ट्रॉन्स उससे लेगा। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है या जितने इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, ये हमने देखा था। द आउटर मोस्ट शेल के बारे में भी हमने देखा था कि किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उस शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और देखो यहाँ पर हमने जो देखा था कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स एटम विथ अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स in order to acquire octet configuration। octet configuration के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि what is the meaning of octet configuration। The outermost shell or the valence shell always need to complete its octet. That means the total number of electrons present in the valence shell must be 8 in order to make the atom stable। So ये क्या करते हैं, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। दोनों तरीके से ये हमेशा ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट जो शेल है वो केवल एक है, 1s है, एक एनर्जी लेवल है उसमें सिर्फ, जिसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो उसके लिए जो वैलेंसी रहेगी वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड रहेगी कि उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हाइड्रोजन क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन बना लेती है जिसके कारण वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली थी। इसके बाद में एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। और ये एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं अपन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स की संख्या को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये चीज़ भी अपन ने देखी थी, ये बात भी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल Z से हमेशा। फिर मास नंबर की भी बात हमने की थी कि जो मास नंबर होते हैं मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर दोनों के नंबर्स को हम सम अप कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हमेशा मास नंबर, या सिंपली इसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, है ना। एटॉमिक नंबर जो A से स्टार्ट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, है ना। मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सम करने पर जो नंबर आता है वो होता है उसका मास नंबर। ये बात भी हमने देखी थी। अब बच्चों हमारे सामने एक नई बात आती है आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स मतलब आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं। रिमेंबर, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम, डिफरेंट एटम्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, जिनकी प्रॉपर्टी स्लाइटली डिफरेंस होती है। अब वो डिफरेंस क्यों आता है उसमें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। सो लेट्स सी दी, देखो अगर बात हो रही है किसी सेम एटम की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेम एटम, दैट मीन्स देयर एटॉमिक नंबर शुड बी सेम। क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर चेंज हुआ मतलब एलिमेंट दूसरा हो गया उसमें।
अगर जैसे एक अपन फर्स्ट एलिमेंट की बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर हमने एटॉमिक नंबर 2 लिया मतलब वो हीलियम हो गया, फिर हाइड्रोजन नहीं हुआ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स में, हम बात करते हैं हमेशा एक ही एलिमेंट की। वी ऑलवेज कंसिडर अ सिंगल एलिमेंट बट उसके डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम, डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे ही, डेफिनेट बात है, अगर एक ही एटम ले रहे हैं हम, एक ही एलिमेंट ले रहे हैं तो। बट डिफरेंट मास नंबर, उनके मास नंबर डिफरेंस हो जाएंगे। अब ऐसा कैसे होगा कि एलिमेंट सेम हो, उसके एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, है ना? तो उसके बारे में भी अभी अपन देखते हैं। पहले इसको समझे अपन। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। इसमें बच्चों जो अपने को मेन चीजें जो ध्यान देने वाली बातें आ रही है उसको देखें यहाँ पर अपन। मास हैविंग द सेम ऑफ सेम एलिमेंट, पहली चीज कि जो एटम होगा वो सेम एलिमेंट का होगा। विच हैव डिफरेंट मास नंबर, उनके मास नंबर अलग अलग होंगे, बट सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट एटॉमिक मास नंबर या उनके जो मास नंबर होंगे वो हमेशा डिफरेंट होंगे। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। देखो अपन यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल है अपने सामने, बट इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। पहले इसका डायग्राम आप देख लें अच्छे से। ये है हमारे पास में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में नॉर्मली एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर एक प्रोटॉन और कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर हम बात करते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के नंबर को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया? एटॉमिक नंबर 1 हुआ। इसका एटॉमिक नंबर जिसको हम 1 ऊपर लिखते हैं हमेशा, एटॉमिक नंबर 1 हुआ। इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो, जो पर्पल कलर से दिखाई दे रहा है आपको, वो प्रोटॉन्स एक ही है और इसमें भी प्रोटॉन एक ही है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसका और इसका तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तीनों में। अब बात करते हैं मास नंबर की। तो मास नंबर की डेफिनेशन में क्या देखा था हमने देखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन कितने हैं न्यूट्रॉन कितने हैं दोनों को जोड़ देंगे तो मास नंबर आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब इसका मास नंबर भी कितना हो गया? 1 हो गया। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि जो दूसरा वाला हमारे पास में आइसोटोप है इसका, जिसका नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में हम देखें तो हमारे पास में इसका मास नंबर, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, मतलब दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर एक बात और देखने वाली है कि हमारे पास में जो मास एटॉमिक नंबर जब हम लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर हम हमेशा इसके बेस में लिखते हैं और मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं, है ना? ये जो होगा हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैपिटल Z, और ऊपर हम क्या लिखेंगे इसका? एटॉमिक मास या मास नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। तो इसका तो मास नंबर भी 1 हो गया क्योंकि न्यूट्रॉन है ही नहीं इसमें। फिर बात करते हैं हम ड्यूटेरियम की। इसका नाम हो गया हमारे पास में प्रोटियम, जिसका एटॉमिक मास है 1, एटॉमिक नंबर तो सबके सेम है। दूसरा आता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की जब बात करते हैं तो इसमें एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और एक प्रोटॉन, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा, क्योंकि इट इज मास नंबर इज सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। फिर बात करते हैं हम तीसरे की, ट्रिटियम की, जिसमें एक प्रोटॉन है बट 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये जो 2 न्यूट्रॉन है तो 2 + 1 = हो गया हमारा 3। तो इस तरह से एक ही एलिमेंट है हमारे पास में, हाइड्रोजन ही है, बट उसके 3 एटम अलग अलग एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सो दे आर नोन एज द
आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन और आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट, जिसके भी अपन एटम लेते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन में भी अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, सल्फर है तो सल्फर में भी अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं ना। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें आइसोट्रोपी शो करते हैं, आइसोटोप्स होते हैं जिनके। ठीक है, आई होप कि ये यहाँ पर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब अगली चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि इसकी एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। तो देखो बच्चों, अलग अलग एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं। हमने सिर्फ हाइड्रोजन का एग्जांपल देखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स मिलते हैं हम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर तो 92 है, बट इसके जो एटॉमिक मास नंबर की हम बात करें तो 236 और 238, 2 तरह के हमें आइसोटोप्स मेनली इसके मिलते हैं। तो इसका जो आइसोटोप्स है, एन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, या जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं, उनमें जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम का एक आइसोटोप का यूज़ उसमें किया जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आता है कोबाल्ट का, कि एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो देखो बच्चों, आइसोटोप्स का मेडिकल साइंस में भी यूज़ होता है ना। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो उस बीमारी के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट के एक आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है ना। तीसरा है हमारे पास में आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन, है ना। आयोडीन से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। हम जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो आयोडाइज सॉल्ट होता है, उसमें आयोडीन मिला हुआ होता है। तो ये जो आयोडाइज सॉल्ट है ना, अगर आयोडाइज सॉल्ट ना लिया जाए या आयोडीन हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ना हो तो एक डिसीज़ होती है जिसका नाम है गोइटर। गोइटर में क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो नेक में एक ग्लैंड है, वो ग्लैंड फूल करके बाहर आ जाती है ना। तो ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स बनाती है ना, 2 तरह के हार्मोन्स बनते हैं इनसे, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये थायराइड ग्लैंड से हार्मोन बनाने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आयोडीन अवेलेबल नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगी और वो पूरी तरह से फूल करके गले में से बाहर आ जाएगी, लगभग इतनी बड़ी। दैट डिसीज इज कॉल्ड गोइटर। तो गोइटर से बचने के लिए हमें आयोडीन का एक आइसोटोप्स होता है जिसको हम सॉल्ट में मिला करके यूज़ करते हैं, है ना। तो ये देखो, यहाँ पर एक डायग्राम अपने को दिया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर का। इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें जो यूरेनियम है, यूरेनियम की न्यूक्लियर फ्यूज़न किया जाता है और न्यूक्लियर फ्यूज़न की हेल्प से उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना। तो ये यूरेनियम इस तरह का, इस यूरेनियम के आइसोटोप्स का यूज़ हम यहाँ पर इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, दैट इज, अभी हमने देखा यहाँ पर, देखो क्या देखा है अपन ने, आइसोटोप्स। अब हम दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट देखेंगे। इसमें हमने देखा कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब हम देखेंगे कि सेम मास नंबर बट डिफरेंस एटॉमिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलेंगे इसको हम? आइसोबार्स। और पहले जो हमने देखा था वो क्या देखा था बच्चों? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स तो दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा अपोजिट हैं। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जबकि आइसोबार्स में एटॉमिक मास या मास नंबर सेम होता है। देखो इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लें। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो बच्चों, अब दोनों में जो डिफरेंस की अपन बात करते हैं तो एक बार यहाँ पर अपन देखें अच्छे से। आइसोबार्स, सबसे पहली चीज यहां पर कि डिफरेंट एलिमेंट्स, जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर।
क्योंकि देखो अलग अलग अगर एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंस होंगे ही। पहले वाले केस में आइसोटोप्स में हम सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम्स लेते थे तो उनके एटॉमिक नंबर सेम होते थे। यहाँ पर हमने अलग अलग एलिमेंट लिए हैं, मतलब उनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंस होंगे ही। पहली चीज, विच हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। इनके मास नंबर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो इस तरह के जो हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स, उनको हम बोलते हैं हमेशा आइसोबार्स। आइसोबार्स का एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखें अपन, तो आइसोबार्स के एग्जाम्पल में हमारे पास है कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर है, देखो Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को 20, और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18। बट अगर हम इनके मास नंबर की बात करें तो दोनों के मास नंबर है हमारे पास में 40। अब ऐसा होता कैसे है इसको अपन समझते हैं। चलिए इसी को हम एक दूसरे एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास में बच्चों एक टेबल है जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स हमने लिए हैं। सपोज यहाँ पर हमने लिया है एलिमेंट x और यहाँ पर एलिमेंट y लिया हमने। इसको a और b नहीं लेते हम क्योंकि a से हम रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। यहाँ पर हम लेते हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। यहाँ पर हम लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर दैट इज Z, या फिर हम ऐसा करते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर एटॉमिक नंबर ले लेते हैं Z ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से। यहाँ पर ले लेते हैं हम इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यहाँ पर ले लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है। अब दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, एक का 18 है एक का 20 है। अब एटॉमिक नंबर 18 है और 20 है, मतलब क्या है कि इसके अंदर बच्चों जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 18 है और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो टोटल 20 है। अब अगर हम बात करें कि दे आर हैविंग दी सेम एटॉमिक मासेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में, यहाँ पर आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स, आइसोटोप्स नहीं आइसोबार्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो अब क्या हो गया, सपोज हम मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक मास 40 है और इसका भी एटॉमिक मास 40 है, क्योंकि आइसोबार्स आर दी सब्सटेंसेस हैविंग दी सेम एटॉमिक मासेस। अब बात करें हम कि इसमें चेंज आएगा कहाँ पर, तो चेंज आएगा इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स है उन न्यूट्रॉन्स में चेंज आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 40 माइनस 18 इज इक्वल टू 22, और यहाँ पर 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो देखो दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आया हमारे पास में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अलग अलग है ही पहले से, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाएंगे तब जाकर के दोनों का सम जो है वो सेम आ पाएगा और एटॉमिक मास जो है वो सेम हो जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई द आइसोबार्स एग्जिस्ट इन द नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ने में हम देखते हैं फिर एक बार शॉर्ट में पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने देखा क्या क्या है कंक्लूजन्स में। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी है बच्चों वो ये देखा है कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर को जो बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनकी जो बेसिक यूनिट होती है जिससे मिलकर के वो बने होते हैं, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स। सेकेंड, थॉमसन्स एटम मॉडल इज दैट atom is positively charged sphere and the electrons are embedded in it and atoms are neutral। जो थॉमसन ने जे थॉमसन ने हमें जो मॉडल दिया था एटम का, उन्होंने ये बताया था कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स एम्बेडेड मतलब उसके अंदर जकड़े हुए रहते हैं, इधर उधर स्कैटर्ड रहते हैं। और फिर क्या बताया उन्होंने कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके बाद में जो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था वो भी रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं उसको हम, कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम से पूरे मैक्सिमम आर पार चले गए थे, कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम लगभग 20,000 में से एक उसी रास्ते से वापस आया, जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो होलो है, खाली है, कुछ पार्ट उसके बिल्कुल सेंटर में है जो पॉजिटिवली चार्ज है ना। ये उन्होंने पता लगाया था, किसने? रदरफोर्ड ने। और जो सेंट्रल वाला पार्ट था उसको नाम दिया था उन्होंने एटम दिया था। और फिर ये बताया था कि एटम्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। लेकिन एक गलती क्या हुई थी रदरफोर्ड के मॉडल में, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करते हैं जब मूव करते हैं तो, और रेडिएशन एमिट करते करते लास्ट में जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। आगे देखते हैं अपन। फिर बोर वाज द नेक्स्ट पर्सन, ही प्रपोज दैट ओनली स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स। अब बाकी जो डिटेल में हमें बताया था कॉन्सेप्ट वो बताया था नेल्स बोर ने। नेल्स बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेशल ऑर्बिट्स में घूमते हैं आसपास, लेकिन वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, एनर्जी को एमिट नहीं करते हैं। द सब पार्टिकल इन द न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये भी हमने देखा कि एक एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर वैलेंसी की बात हमने की थी अभी लास्ट में कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो होती है हमारी वैलेंसी। फिर मास नंबर के बारे में जस्ट अभी हमने बात की है, और आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में भी बात की है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इसमें अच्छे से।